नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार आ चुकी है। योगी 2.0, जिसके पास कई सारे सपने हैं, कई सारे वादे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो वादे किए गए हैं, चाहे वो मैनिफेस्टो के जरिए हो या फिर चुनाव प्रचार के दरमियान, उन वादों से अधिक काम करने का एक संकल्प बीजेपी की सरकार, योगी सरकार ने लिया है। मंत्रिमंडल के आकार को देखें, जातिगत समीकरण को देखें, काबिलियत को देखें तो बहुत ही परफेक्ट कैबिनेट बनाने की कोशिश हुई है। और इसी काबिल कैबिनेट के जरिए तमाम कामों को कारगर करने के लिए दरअसल योगी सरकार 2 के जरिए उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहेगी। क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या रणनीति है, कैसे काम होना है 5 साल तक, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले वो पल हम आपको दिखाते हैं जिस पल में योगी सरकार 2 पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को मिल चुकी थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन कर। तो योगी सरकार 2 उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। कई सारे वादे और साथ ही साथ एक बड़ा रोड मैप है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। विपक्ष परेशान जरूर होगा, हताश भी होगा, लेकिन साथ ही साथ बधाई भी दे दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, कुछ कमेंट के साथ, कुछ व्यंग के साथ, कि सिर्फ शपथ इसलिए ना लें कि नई सरकार बन रही है, बल्कि शपथ इस बात की भी ली जानी चाहिए कि जनता की सेवा सरकार कैसे करेगी। इसका भी रोड मैप दिखाया जाना जरूरी है। पूछेंगे, बीजेपी की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अल्पना चौहान जी हैं। अल्पना चौहान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और भी कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। रमेश जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। योगी 2.0, ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रचार के दरमियान पूरा ट्रेलर चल रहा था डॉक्टर रमेश, ट्रेलर 2.0 का। सरकार बन चुकी है, ट्रेलर भी खत्म हो चुका है और अब पूरी तरह से फिल्म सामने है। 5 साल लेकिन ये फिल्म चलेगी। किस तरह से तस्वीरें बदलेगी? योगी मंत्रिमंडल को देखकर क्या लगता है कि बहुत ही काबिल और कारगर मंत्रिमंडल का गठन किया गया? क्या इस मंत्रिमंडल के आधार पर इसके बलबूते जो सपने साकार करने हैं योगी सरकार को हो पाएगा, या बहुत सारी मुश्किलें हैं? सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। डॉक्टर रमेश, बताइए सर।
नहीं गौरीशंकर भाई देखो, आपने कहा मजबूत और किस तरीके से अपना दमखम दिखाएगा, ये तो समय जब आएगा तब बताया जाएगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल का जो खाका इनके थिंक टैंकर ने और इन लोगों ने बैठ के जो खाका है, ये बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, और मुझे लग रहा है विरोध के कोई सुर उठेंगे भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण से लेके कोई ऐसी जाति नहीं है जिनका प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में शामिल ना किया हो। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी सरकार के लिए, क्योंकि जब सरकार बनती है तो छोटे छोटे दल होते हैं और जातियों के सबका एक अपना समूह होता है, एक प्रतिनिधित्व होता है। वो सब चाहते हैं कि सरकार में हमारी थोड़ी बहुत भागीदारी हो। तो उस हिसाब से उस गणित को अगर आप समझे तो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल है वो शुरू होगा इसको लेके। लेकिन इसमें चुनौतियां हैं मुझे लग रहा है इस बात को लेके, क्योंकि इस बार जब आपने कहा कि विपक्ष भी बहुत ज्यादा मजबूत है, हावी होगा, सबसे ज्यादा देखो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जिन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है, अब वो विधायक बन के मुकाबला करेंगे, विधायक रहेंगे वहां पे विधानसभा में। तो मुझे लग रहा अब कांटे की टक्कर दिखाई देगी, और अच्छी बात है। अगर आपकी सरकार मजबूत है तो हम ये भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में का भी उतना ही रोल होता है, उतनी ही चीजें दिखाई देनी चाहिए, इसलिए मजबूत होना चाहिए। इसमें आम जनता का भी फायदा, सबका भी फायदा है। और सरकार में अगर जो काम नहीं करता है, सरकार में किसी तरीके से ढीला हवाली करता है, तो विपक्ष इसको याद दिलवाता है। तो इस बार गठजोड़ बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ चेहरे जैसे श्रीकांत शर्मा का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, दो एक ऐसे चेहरे हैं जिनको इस बार रिपीट नहीं किया है। तो हो सकता परफॉर्मेंस के आधार पे उनको ना रखा गया हो, उनको संगठन में भेजा जाए। ये सारी बातें देखो सिर्फ नेतृत्व जानता है। बाकी जो इस बार का जो खाका है, मुझे लग रहा है 24 को ध्यान में रख के बनाया गया है। और भी राज्यों में इनको चुनाव है, क्योंकि साल भर के बाद में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल बिल्कुल तो उस सरगर्मी को ठाकुर साहब करने के लिए मुझे लग रहा है ये पूरा खाका। रमेश ठाकुर, एक सवाल में जो थोड़ी देर के बाद पूछना चाहूंगा आपसे, अभी चाह रहा हूं कि सारे मेहमानों से एक बार कम से कम बातचीत हो जाए। एक सवाल मेरे जहन में 3-4 घंटे से कौंध रहा था, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल का आधार होता है जाति तोड़ो देश जोड़ो, धर्म को ना देखो देश को देखो, समाज को देखो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जाति पर ज्यादा फोकस किया गया। मंत्रिमंडल को देख करके मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो क्या भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है? क्या इसे अब सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे करके कई चीजों को छुपाने की कोशिश हो रही है? मैं इस बात को समझूंगा आपसे कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या, कि ठाकुर को बना रहे हैं, ब्राह्मण को बना रहे हैं, दलित को भी मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं, पिछड़ों को जगह दे रहे हैं। तो क्या सब जातियों को देख करके मंत्रिमंडल में शरीक किया गया? इसके पीछे का मकसद क्या है? इस बात को भी समझेंगे थोड़ी देर के बाद। दो मेहमान इस वक्त और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुधा मिश्रा इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुधा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जावेद खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद खान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद आए जावेद जी। हाँ, हम लोग ढूंढते रहते हैं सर कि जावेद जी कहाँ चले गए। चलिए कोई बात नहीं, आता हूं मैं, थोड़ी देर के बाद आता हूं और कोशिश करूंगा कि बाकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता की तरह बीच में ही शो छोड़ के मत चले जाइए, चूंकि है ना चुनाव खत्म हो गया, बहुत शांति से हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पना कभी गए हो तो बताइए। नहीं, आप तो नहीं जाते हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जावेद अहमद जी कहाँ चले गए। पूरा डट कर मुकाबला करते हैं, लास्ट तक वो कहाँ चले गए। अल्पना चौहान के पास मैं आ रहा हूं। अल्पना चौहान, एक बात बताएं, योगी 2.0 सपने बड़े हैं, साकार करना आसान नहीं होगा, मुश्किलें होंगी, मजबूत विपक्ष है, कैसे योगी सरकार 2 काम करेगी, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी आज मुझे समय देने के लिए। देखिए, ये सरकार से भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी, ये सरकार उस आम जनता की बनी है जिसने जीवन में कुछ ना कुछ सपने देखे हैं। आज हमने जो सरकार बनाई है वो इसी उद्देश्य के साथ बनाई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो इसी भावना के साथ हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास, देखिए आप देखिए हमारे मंत्रिमंडल में प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग और हर चीज को ध्यान में रखा गया है। महिलाएं भी हैं, अधिकारी वर्ग से भी लोग हैं, और एक बेहतर खंड जोड़ने का काम ये सरकार करेगी। ये इसमें युवाओं का भी प्रतिनिधित्व है, नई उम्र के कुछ नौजवान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं
जो बहुत अनुभवी हैं उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है और सबको जोड़ के चलने का प्रयास इस सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसी भावना के साथ जनता के विकास के उद्देश्य से, और हम लोग इस 5 साल में इतना काम कर देंगे कि कोई भविष्य में 25 साल तक कल्पना नहीं कर सकता। ये बात मैं आज दावे के साथ कह रही हूं इंडिया वॉइस पर आपके शो में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 25 साल का रोड मैप हमारा है। बिल्कुल। अभी जो हम शुरू में पूछ रहे थे डॉक्टर रमेश से कि ट्रेलर दिखाया जा रहा था चुनाव प्रचार के दरमियान, ऐसा लग रहा था कि योगी 2.0 एकदम से रॉकेट की तरह सरकार बनाएगी, रॉकेट की तरह काम करेगी, 5 साल में पूरी तस्वीर बदल जाएगी, पूरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन आप तो 25 साल की बात करने लगी अल्पना चौहान जी। 5 साल में क्या दीजिएगा, ये मेरा सवाल है। 25 साल छोड़ दीजिए, जनता के मिजाज को समझना आसान नहीं है। 25 साल का पैरामीटर लेकर के क्यों बैठी हुई हैं आप? 5 साल का बताइए। देखिए 5 साल में जो कुछ कार्य ऐसे थे जो हमारे रह गए थे, हाँ, वो बताइए। कार्यों को तेज गति दी जाएगी। और उसके अलावा दूसरी चीज, हम युवाओं पर बहुत ध्यान देने वाले हैं, महिलाओं के लिए बहुत ध्यान देने वाले हैं, कुछ नए रोजगार और कुछ नई भर्तियां इस बार बहुत ज्यादा उस पर बल दिया जाएगा। और उसके बीच जो हमारा उत्तर प्रदेश कोविड की महामारी के दौरान जिन परिस्थितियों से जूझ रहा था, जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए थे, उन अधूरे कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। तो क्या एक मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा, आंसर भी कम शब्दों में दीजिएगा। क्या आप लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर फोकस किया या फिर जाति पर फोकस किया? हमने सबका साथ और सबका विकास पर फोकस किया। और अब देखिए, ये देखने वाले की नजर है कि वो कोई गिलास में भरे पानी को कोई आधा देखता है, कोई आधा भरा देखता है, आधा खाली देखता है। हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। प्रत्येक जाति को हम समान भाव से देख रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको साथ के चल रहे हैं, प्रत्येक वर्ग को देख रहे हैं और सबके साथ सबके विकास की भावना के साथ ये डबल इंजन की सरकार आगे। लेकिन कुछ वादे ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ से किए गए थे कि 14 दिन 15 दिन के अंदर आप गन्ने का भुगतान करेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्कूटी बांटेंगे। इन सब चीज़ों की जो गंभीरता है बीजेपी, है ना, योगी 2.0 में इस गंभीरता को हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद। जावेद जी के पास मैं आता हूँ। जावेद खान अहमद जी, मुझे जहाँ तक पता है जावेद अहमद नाम है ना सर आपका? जी जी जी। जावेद जी, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से ठान लिया है कि अब दिल्ली नहीं जाना। पहले लखनऊ में योगी 2.0 को ढेर सारी चुनौतियां देनी है। जो रॉकेट की तरह काम करने का मकसद है योगी 2.0 को, उसमें कई तरह के बैरियर लगाने का काम आप लोगों की तरफ से होगा। ये जो ऑब्स्टैकल्स आप लोगों की तरफ से खड़ा किया जाएगा योगी 2.0 में, उसका स्वरूप कैसा होगा जरा बताइए जावेद अहमद जी। किस तरह का स्वरूप होगा? ऐसे ही बस सड़क से सदन तक आप नारेबाजी करनी है ना, खूब शोर शराबा करना है, हल्ला करना है ताकि जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जिंदा दिखे, या फिर वाकई में मकसद बहुत ही साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विपक्ष पूरी तरह से खड़ा है? जरा बताइए सर, थोड़ा डिफरेंस करके बताइए अपनी बात। आप देखिए गौरी शंकर जी, आप और आदरणीय रमेश जी जब बात कर रहे थे उस समय भी बहुत सी बातें निकली थी, उस पर भी चर्चा हम करेंगे अगर समय मिलेगा। नहीं, बोलिए। आज तो देखिए योगी जी की सरकार आई है एक मजबूत विपक्ष के रूप में, एक लोकतांत्रिक विपक्ष की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज योगी जी की इस नई सरकार को जो गठित हुई है, इसके लिए इनको बधाई। इस बधाई के साथ साथ हमारी ये उम्मीदें रहेंगी। तो बधाई आप लोग ऊपर से क्यों दे रहे हैं? नहीं, कहाँ से देंगे? बुलाया गया था आप लोग, क्यों नहीं गया? अरे ये देखिए कौन टीवी बैठ के बधाई देते हो भाई साहब। जावेद अहमद जी, गलत बात है। आप लोगों को बुलाया गया, गए क्यों नहीं आप लोग? नहीं, हमारा जाना या ना जाना, वहाँ पर जाना या ना जाना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी बधाई महत्वपूर्ण है। और हम मुलायम सिंह यादव बहुत दुखी होंगे, लेकिन चलिए बोलिए, अपनी बात रखिए सर, मैं टोकना नहीं चाह रहा। जिस पर चर्चा है गौरी भाई उस पर कर ले हम लोग। हाँ ठीक है। ये सरकार दोबारा आई है, रिपीट हुई है। अगर पहली सरकार होती तो विपक्ष संभवतः 1 वर्ष का इनको काम करने का अवसर देता, लेकिन जहां गलतियां करते हम इनको इंगित भी करते और सवाल भी पूछते। लेकिन इस सरकार को 6 महीने का समय इसलिए दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, कि आपने जितने वादे किए, पिछली बार 17 का वादा आप कोई भी लोक कल्याण संकल्प पत्र का पूरा नहीं कर पाए। आप जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं उसको सामाजिक न्याय के धरातल पर आप नहीं उतार पाए। आप जिस विकास
की बात करते हैं, जो आप कभी गुजरात मॉडल लाए थे, अब यूपी मॉडल उसको तब्दील कर दिया गया बिना उद्योग लगाए। आपने देश की दूसरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बना दिया, लेकिन एनसीआरबी हो, नीति आयोग हो, या आरबीआई के जो आंकड़े हैं, या सीएमआई के जो आंकड़े हैं, क्या इस पर सवाल, अगर हमको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है तो क्या हम इन पर सवाल पूछना क्यों नहीं? बहुत नहीं, आप नहीं पूछेंगे तो हम लोग पूछेंगे। वो आप जावेद अहमद जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गौरी भाई, आप भी यही करेंगे, वही हम भी करेंगे। हाँ। कानून व्यवस्था का जो आंकड़ा दिया जाता है वो कितना किस तरीके से छिपाया जाता है। बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 9 साल 6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है 24 घंटे में। मुजफ्फरनगर में पति और पत्नी की एक साथ जो है वापस घर जाते समय हत्या हो जाती है परसों। कल सहारनपुर में इसी तरीके से घटना हो जाती है। घटनाएं कहीं रुक नहीं रही हैं, घटनाएं उसी रफ्तार से बढ़ रही, लेकिन आंकड़ों को छुपाने का और अपनी विफलताओं को जो छिपाने का ये प्रयास करते हैं, इसको मीडिया उठाएगा, विपक्ष भी उठाएगा। तो कितना, एक मिनट जावेद अहमद जी, तो वक्त कितना ले रहे हैं आप लोग? 1 महीने के बाद शोर शराबा करेंगे, हो हल्ला करेंगे, या कल से शुरू हो जाएंगे आप लोग? देखिए, हम राजनीति जो है इवेंट पॉलिटिक्स नहीं करते जो भाजपा करती है। वो पॉलिटिक्स समाजवादियों का जो है कभी सूत्रवाक्य नहीं रहा है कि इवेंट करो, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करो, लोगों को प्रतीक रूप से जो है भावनात्मक रूप से उनको तोड़ने का काम करो और समाज को विभाजित करने का काम करो। वो हम नहीं करते। जो भाषा रही है, चुनाव बीत गया, वो भाषा खत्म हो गई। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। चलिए देखेंगे सर। जावेद अहमद जी, लोकतंत्र को आप मजबूत कीजिए। लोकतंत्र के जो सिपाही होते हैं, मुझे तो लगता है लोकतंत्र के सिपाही नेता खुद अपने आप को बोल देते, लेकिन मेरी नजर में, मेरा नजरिया है कि लोकतंत्र का असली सिपाही जनता है ना। एक जनता होती है, एक जनता होती है। आपकी बातों पर जनता का भरोसा इस बार जमा नहीं। बहुत अच्छी बातें अखिलेश यादव की तरफ से की गई, लेकिन कम से कम इतना है कि 2017 के मुकाबले 2022 में आप लोगों का पोजीशन थोड़ा तो बेहतर जरूर है। शैली और मुद्दों से दूरी ये भी साफ है। चलिए ठीक है, मैं यही तो देखना चाहेंगे ना सर, कि बहुत सारे इतने लालच दिए गए हैं, आप लोग भी लालच दिए थे, है ना। हर पार्टी लालच दे करके ही आई है। लालच कह लीजिए, या इसको सियासी लॉलीपॉप कह लीजिए, या ये भी कह लीजिए कि हो सकता है पॉलिटिकल विल पावर काफी मजबूत हो और वो करके दिखाएगी योगी सरकार 2.0, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि आज उन्होंने बड़ा संकेत दे भी दिया कि हम वो करेंगे कि उत्तर प्रदेश एक बेहतर प्रदेश बन सके। मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा, थोड़ी देर के बाद सर। हो गया, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी के पास में आ रहा हूं। सुधा जी, एक बात बताइए, कांग्रेस जो शिकायत, जो कंप्लेन मुझे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से है कि कम से कम लोकतंत्र का उत्सव है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रदेश में वहां पर सरकार बन रही है, किस पार्टी की सरकार बन रही है मायने नहीं रखती है, लेकिन सरकार बन रही है। मुझे लगता है, मेरा अपना एक इंडिविजुअल एक थॉट है इस पूरे मामले को लेकर, शायद मुलायम सिंह यादव रहते तो वो जाते, मतलब हैं अभी, लेकिन अस्वस्थ हैं, जाने में शायद लाचार है, इसलिए वजह से नहीं गए। लेकिन पिछली बार तो गए थे, बाकायदा उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था योगी आदित्यनाथ को। लेकिन अगर स्वस्थ रहते, जाने की स्थिति में रहते, तो मुझे लगता है वो जरूर जाते, लेकिन नहीं गए। तो अखिलेश यादव भी नहीं गए, राहुल गांधी भी नहीं आए, प्रियंका गांधी भी नहीं आई। इनविटेशन तो गया होगा ना सुधा जी। अगर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात आप लोगों की तरफ से होती है, तो ये तो पूरी तरह से सहभागिता भी नहीं है आप लोगों की। आप लोग को लगता है कि हमारे लिए बीजेपी अछूत हो गई, मैं बीजेपी के किसी भी पार्टी फंक्शन में नहीं जाऊंगी। शंकर जी, मैं इस बात में अछूत और छूत की तो हम कहीं बात करते ही नहीं है। हाँ। जहां तक बात है कि जब हमें कुछ कहीं से आमंत्रण मिलता है, तो आमंत्रण पे इतना तो हमें ऑप्शन दिया गया होता है कि हम सहमति हमारे आने की ना आने की, अगर कोई ऐसा कार्य है कि हम नहीं आ सकते हैं, तो हम उसके लिए अपने जो व्यवहार है, जो चीजें वो हम करते हैं। तो हो सकता है, कल तक तो मुझे मालूम था कि प्रियंका जी वहाँ आ रही हैं और मुझे पूरी इसकी वो भी थी। हो सकता है सुबह कुछ चीजें ऐसी हुई हो कि न पहुंच पाई हो, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्रियंका जी वहाँ पे पहुंचेंगे। और नहीं पहुंचने का मतलब बिल्कुल नहीं है गौरीशंकर जी। तो आप संतुष्ट हैं योगी मंत्रिमंडल को देखकर? कैसा लग रहा है सुधा जी आपको?
जी फिर से बोलिए, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई। योगी मंत्रिमंडल और उसके आकार स्वरूप को देखकर आपको कैसा लगा? कांग्रेस की नेता प्रवक्ता के अंदर में क्या है ना, उनके दिल जहन में क्या चल रहा है कि बहुत बेहतर है, अनुभूति बताइए। हुई आज के मंत्रिमंडल जो 52 चेहरे थे उसमें से 5 चेहरे जो महिलाओं के थे, मुझे देख के थोड़ी सी अनुभूति सुखद हुई कि चलिए जो हम जिस बात पे हम अटे हुए थे कि स्त्रियों की सहभागिता होनी चाहिए, उसमें 5 लोगों को जगह तो दी गई है। और मैं चाहूंगी इस सरकार से कि स्त्रियों की जो भागीदारी वो सिर्फ कहते हैं, उसमें ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आज हम लोग उम्मीद कर रहे थे, वो नाम नहीं दिखे हमें, लेकिन 5 का नाम दिखना 52 में फिर भी मुझे सुखद लगा, क्योंकि इसके पहले में आप देखेंगे तो आपको नाम नहीं मिलेंगे। तो सुखद क्यों लगा सुधा जी? सुखद क्यों लगा? जहां तक मुझे ध्यान है, आप लोगों को तो बहुत आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ेगी। 144 महिलाओं को आप लोगों ने टिकट दिया है ना, 40% आरक्षण के आधार पर। उसमें 137 महिलाओं का जमानत ही जब्त हो गया, एक आध महिला जीत पाई। अब बात का मैं आपको उत्तर देना चाहूंगी। जब कोई क्रांतिकारी कदम उठाया जाता है, आप जानते हैं कि जब कोई इतिहास में कोई ऐसा कार्य होता है जो लोगों ने सोचा भी नहीं होता है, जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं तो उसमें हानि लाभ को छोड़ के सोचते हैं। तो मतलब मैं आपकी बात को थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ सुधा जी, आपकी बात को एक्सटेंड कर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया महिला सशक्तिकरण को लेकर के, कांग्रेस पार्टी भली उसमें फेल हो गई, प्रियंका गांधी नहीं समझा पाई, लेकिन योगी सरकार 2.0 में, योगी सरकार 2 में ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो सोच रहे थे योगी सरकार 2 उस राह पर चल रही है और बेहतर है महिलाओं के लिए। गौरी शंकर जी देखिए, मैं तो बस जो बात कह रही थी आपसे कि जिस कार्य को करने का हमने बीड़ा उठाया वो हम उसको करते रहेंगे, लेकिन अगर दूसरे लोग भी हमारे उन कार्यों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा घोषणा पत्रों में जिस बात को हम कह रहे थे उनको व्यवस्था में स्वीकार करना पड़ रहा था, घोषणा पत्रों में उन चीजों को शामिल करना पड़ रहा था। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि हमने कोई कार्य कुछ रह गए, कुछ नहीं, घोषणा पत्र के मैक्सिमम कार्य उनके रह गए थे जो 2017 के बाद से उन्होंने कुछ नहीं किया था। कोई कार्य हम मान लेते हैं, जो कहते हैं कोरोना काल में हम कुछ नहीं कर पाए, 2 साल हमको मिला ही नहीं, जबकि इनको ज्यादा उस समय करने की जरूरत थी, तो इसको वो नकार देते हैं, कहते हैं हमको 2 साल मिला ही नहीं। अरे आपके पास वही तो काम था, वही तो समय था कुछ करने का, लेकिन आप उसको गिनते ही नहीं हो, क्योंकि आपके लिए वो कोई कार्यकाल था ही नहीं। दूसरी बात, अब ये कार्य को 5 साल से 25 साल में, मतलब ये मान के बैठे हैं कि 5 साल तो काम हुआ नहीं है, इस 5 साल हम सोचेंगे, क्योंकि उस 5 साल में इन्होंने सोचा, स्वप्न देखे, अब तो वो लिखेंगे। अल्पना चौहान, देखिए आपकी बात सुधा जी पकड़ ली है कि 5 साल की जगह आप लोग 25 साल की बात अब क्यों करने लगे? देश ने 70 साल दिए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं देखूंगी, बैठी हुई है, अब मैं देखूंगी, इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर आप अब मैं देखूंगी कि बहन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कितनी बार नजर आएंगी, की वजह से बैठी हुई है। अब मैं देखूंगी अपने बड़ों के बारे में, अब मैं देखूंगी कि प्रियंका जी कितनी बार उत्तर प्रदेश में आएंगी। एक खुशी होती है कम से कम कि समाजवादी उत्तर प्रदेश में नजर तो आती है, समाजवादी वहां खड़ी तो होती है, लेकिन कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से ऐसे गायब होती है जैसे चुनाव आते हैं, चुनावों में नजर आते हैं और उसके बाद ये लोग सरपट गायब हो जाते हैं। को बना रहे हो तो आप लोगों से बड़ा कोई कृतज्ञ हो ही नहीं सकता है। मैं तो कभी मतलब कैसे कोई कर सकता है? सोचने के लिए ख्याल अच्छा है को बना दिया। मेरी बहन, ये आत्ममंथन कीजिए, थोड़ा विश्लेषण कीजिए। कांग्रेस पार्टी क्यों उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई? जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पहले आत्ममंथन और विश्लेषण कीजिए, ये देखिए कि आप लोगों की क्या कमियां रही। आपने देश को कितना लूटा, सबसे ज्यादा लूटने का काम इस देश को कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये देखिए कि कोई विदेश से आता है और उत्तर प्रदेश को अपने तरीके से और पूरे देश को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। ये लोग आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाते हैं, ये लोग सेना प्रमुख के मरने पर हंसते हैं। चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, अल्पना चौहान और सुधा जी थोड़ा सा रुकिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है जो भी है, कांग्रेस पार्टी हो या बीएसपी हो, हारने के बाद एक बात तो तय है कि आत्ममंथन काफ़ी ज़रूरी है। आत्ममंथन जरूर कांग्रेस पार्टी कर रही होगी, बीएसपी भी कर रही होगी, और सबसे बड़ा आत्ममंथन तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में इस वक्त चल रहा होगा कि मजबूत विपक्ष तो मिला, लेकिन सत्ता में आने का एक सपना था वो साकार नहीं हो पाया। 1-2 मिनट टाइम है, इसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर रमेश ठाकुर के पास चलते हैं। एक सवाल डॉक्टर रमेश ठाकुर बताएं, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर क्या एक मजबूरी हो गई है भारतीय राजनीति की कि मंत्रिमंडल का गठन हो या फिर टिकट बंटवारे का मसला हो, हर जगह पहले जाति देखी जाती है कि किस जाति के हो तब टिकट मिलेगा,
कद्दावर हो नहीं हो टिकट मिलेगा, किस जाति की हो तो मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। मतलब ये मजबूरी है। ऐसे फिर मैं कैसे कह दूं? मैं देखिए, मैं चला भी रहा हूं कि काबिल कैबिनेट के जरिए कारगर होंगे काम। क्या इस तरह के कैबिनेट को काबिल कहा जा सकता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जाति देखी जाती हो, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर? बताइए सर, जरा एकदम ईमानदारी से बताइए। डॉक्टर रमेश, आवाज नहीं जा रही है। चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। बने रहें तमाम मेहमान हमारे साथ। मैं आदित्य योगी 2.0 रॉकेट की तरह, मिसाइल की तरह 5 साल तक काम करेगी योगी सरकार और तमाम तरह के जो वादे जनता से किए गए हैं उन वादों को पूरा करेगी। यही इसी तरह के संकल्प, इसी तरह के वादे किए गए हैं। वादे हर तरीके की किए गए हैं, चाहे बिजली माफ़ी को लेकर हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर स्कूटी बांटने का मुद्दा हो, गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा हो, कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो। सब जगह प्रशासनिक लेवल से लेकर के कार्यकारी लेवल तक हर जगह आमूल चूल परिवर्तन करने के वादे किए गए हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर के पास चलते हैं। डिबेट ओपन है, लेकिन ओपन का मतलब ये नहीं कि कुछ ही बोलिए। अगर किसी की बात किसी को अच्छी ना लगे, आपके पास तर्क है तो बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर के पास आ रहे हैं। रमेश ठाकुर जी, बात नहीं हो पाई थी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था ब्रेक से पहले। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। डॉक्टर रमेश ठाकुर के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। जावेद अहमद जी के पास आ रहे हैं। जावेद जी, एक बात बताइए, कुछ लिस्ट आप लोगों ने बनाया है सर कि महीने भर में देखिए ढेर सारे वादे किए गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट एक बार सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तो ढेर सारे वादे हैं कि 14-15 दिन में गन्ना भुगतान, स्कूटी बांटना, तो लैपटॉप बांटना, तमाम वैसे वेलफेयर के काम को शुरू किया जाएगा। कुछ लिस्ट है आपके पास जिसके आधार पर आपके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, चूंकि लखनऊ में रहने का उन्होंने एक तरह से ठान लिया है, तो कुछ मुद्दे तो होंगे ना जिसके आधार पर आप सरकार की घेराबंदी कर पाओगे? बताइए सर जरा। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। जैसे आपने ही मुद्दा उठाया, बिजली का बिल हाफ करने का वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में। योगी जी ने और भाजपा के अनेक नेताओं ने इस बात की सभाओं में भी घोषणा की। लेकिन अब देखने का प्रश्न ये होगा कि योगी जी महंगाई की मार से पीड़ित उत्तर प्रदेश की जनता को पहली कैबिनेट में ये तोहफा देते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पूर्व अंतिम कैबिनेट में वो इस बात की घोषणा करेंगे कि हमने आपका बिजली का बिल आधा कर दिया या 25% घटा दिया। तो ये जो चीजें हैं, जो वादे किए हैं उन्होंने, उन वादों पर निश्चित रूप से एक समय सीमा समाजवादी पार्टी भी निर्धारित करेगी कि इन वादों के लिए कितना समय भाजपा की योगी जी की सरकार को दिया जाना चाहिए। और वो समय बीत जाने के बाद निश्चित रूप से उस पर सवाल खड़े होंगे। जैसे 2017 में इन्होंने कहा था कि आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन की हम एमएसपी घोषित करेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे 5 साल पर उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। किसी तो ऐसा क्यों लग रहा है जावेद अहमद जी मुझे कि जहां बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि हम लोग राम राज लाएंगे उत्तर प्रदेश में, आप लोग तो पूरी तरह से बड़े बड़े बांस लेके लगता है खड़े हो कि बस भाई साहब आप लोग शुरू हो, राम राज का सपना सब चकनाचूर कर देंगे। ये अलग अलग साइज के जो बांस रखे हुए हो आप लोग, कहाँ इस बांस को लगाओगे जरा ये तो बताइए। वो जहां आप सवाल खड़ा करेंगे वहीं पर हम लेकर खड़े हो जाएंगे। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस देश के आराध्य हैं, वो इस देश के सांस्कृतिक पुरुष हैं। उनके नाम पर जिस तरीके से सत्ता का संचालन किया गया, और हुआ क्या कि जब सरकार में बैठे हुए लोग किस तरीके का दुशासन रूपी रवैया था उनका, उस समय किस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे और हमारे सवालों पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो ये भगवान राम को ये बदनाम करने का प्रयास न करें। पहला काम तो यही कर ले। अगर इन्होंने काम किया ऐसा है क्या अल्पना चौहान जी? देखिए जावेद जी बहुत कुछ एक्स्ट्रा सोचते रहते हैं, और आज पहली बार मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर रही हूँ। ये ऐसी ही दकियानूसी सोच विचारधारा ये अक्सर डिबेट्स में दिखाते हैं, ये कोई नया नहीं है। देखिए सुनिए, अगर आपको राम जी से दिक्कत है तो आपके नेता मंदिरों में क्यों जाते हैं? फिर आप चुनावों के दौरान मत्था टेकने क्यों जाते हैं? जो आपने 5 साल जनता का उल्लू खींचा, जो आपने सैफई में नृत्यांगनाएं नचाई, देखिए हम जनता के हितों की बात करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। आप
आप वही राम को गाली देने वाली महिला को चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में लेकर के आ जाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती, तब आपको राम जी की चिंता नहीं होती, तब आपको उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं होती। जावेद जी, अपनी सोच को थोड़ा परिपक्व कीजिए, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका को निभाइए, मुद्दों पर बात कीजिए, अनाप शनाप बातों को मत कीजिए। अभी देखिए अखिलेश जी ने ट्वीट किया, आप गौरी शंकर जी देखिए बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते क्या ये रिवाज नहीं है कि उनको शपथ में आना चाहिए था? लेकिन ये लोग इतने बौखला गए हैं, इतने हड़बड़ा गए हैं कि ये नहीं सोच पा रहे कि इनको करना क्या है, ये अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, ये सपना देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश को संभालेंगे। लेकिन अखिलेश, भूल जाइए ये लेकिन अल्पना जी, लेकिन अखिलेश यादव, अखिलेश, एक मिनट अहमद जी, एक मिनट, जावेद जी एक मिनट, जावेद जी एक मिनट। लेकिन अखिलेश यादव ने तो एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, बहुत बड़ा फैसला, लोकसभा से इस्तीफा देकर लखनऊ में रहने का उन्होंने ठान लिया है। आप जावेद जी, अरे तो फिर हम और याद दिला दें गोधरा में क्या किया था। अरे आपने क्या किया? सुनिए, आपके अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए, आपके अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में मठ से बाहर निकल के आना पड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य, सुना है आपने? संस्कृत का श्लोक बहुत लंबा है, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने 5 साल जनता को इतना लपेटा, इतना त्रस्त कर दिया, और उसी का प्रतिफल है गौरी शंकर जी के सरकार। चलिए मैं, अच्छा चलिए एक मिनट, थोड़ा मैं जावेद जी को सुनना चाह रहा हूँ। जावेद जी, एक मिनट भाई साहब, रुकिए भाई साहब, सुनिए, एक भाई साहब, सुनिए, एक मिनट अल्पना जी, तो ये जीत दी है, आप जनता को बेवकूफ मानते हैं, आप लोगों के हाथ कुछ नहीं आ रहा, आप खिसिया गए हैं। अल्पना जी एक मिनट अल्पना जी, जावेद जी सुनिए भाई साहब, गोरखपुर में जो गुल्लू घूम रहा है ना, वो ढूंढ रहा है आप लोगों को। हमको क्या ढूंढेगा, वो गुल्लू उन्हीं को उलट के ढूंढेगा। अरे आप लोग बोले थे ना कि गुल्लू के लिए बिस्किट लेकर जाइएगा, गुल्लू ढूंढ रहा है, खिलाने हैं गुल्लू को। अखिलेश यादव का तो बाकायदा नाम लेकर ढूंढ रहा है कि कहाँ है अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश जी बाल हट में जुट गए हैं गौरी शंकर जी, जैसे एक बच्चा होता है ना कि उसको खिलौना चाहिए होता है, ऐसे उनको कुर्सी की हट हो गई है, कुर्सी नहीं उनको मिली है, तो इसलिए चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। डॉक्टर रमेश, जनता को मूर्ख बताते हैं। डॉक्टर रमेश क्या सुन पा रहे हैं सर आप? सुरक्षा मांगने गया था गोरखपुर। एक मिनट जावेद जी, एक मिनट भाई साहब, रुकिए तो भाई साहब, चुनाव प्रचार खत्म हो गया भाई साहब, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब एनर्जी जो है, एक मिनट, अब एनर्जी सदन की कार्यवाही चलेगी, उसके लिए बचाइए। डॉक्टर रमेश ठाकुर सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं सुधा जी के पास। एक मिनट जावेद, सुधा जी के पास में आ रहा हूं। सुधा जी एक बात बताइए, सब कुछ ठीक है, चुनाव लड़े, वादे हुए है ना, आप लोग ने तो बाकायदा विधाएं लिख दिया, तो रोजगार पर अलग विधा संहिता जो भी था आप लोग का, रोजगार और महंगाई, पेट्रोल डीजल सब पर, सब सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो गई। मुझे अब ये बताइए कि मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सरकार अब काम करने लगेगी, विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुहावरा ठीक लागू होता है कि मेरे अंगने में अब तुम्हारा क्या काम? क्योंकि सिर्फ 2 सीटें हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि उत्तर प्रदेश के सियासी आंगन में कांग्रेस पार्टी मजबूती से 5 साल खड़ी रहेगी? क्या है रोड मैप आप लोगों का? हम जनादेश से हारे हैं, हाँ। जनादेश नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि मनोबल हमारा कम हो गया है? राजनीति में आप जानते हैं कि कब वक्त का पहिया किसकी तरफ जाएगा, जनता किसकी तरफ रुख करेगी, किसी को पता नहीं होता। इस बार जो आकलन आप लोग कर रहे थे, विश्लेषण भाजपा वाले जो कर रहे थे, वो नहीं हुआ। किसी पार्टी ने जितने आकलन सोचे थे वो कुछ भी नहीं हुआ है। जनता ने, कुछ लोग, जो हमारा 100% जनसंख्या की हम बात करें तो उसमें से तो 70%, 60%, 50% ने मान लिया कि वोट देना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें चीजें समझ में नहीं आई कि आखिर में इस प्रदेश के साथ क्या करना है। तो उन्होंने एकदम मौन धारण कर लिया, क्योंकि नोटा में हमारे यहाँ कुछ ऑप्शन तो यह है नहीं कि इसमें लिख के आप क्यों नहीं वोट देना चाहते हो, ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो उन्होंने उसको भी यूज नहीं किया। तो आपने देखा कि राजनीति में हमारा शून्यकरण नहीं हुआ है, हम शून्य पे नहीं है।
हम ये मान सकते हैं कि अगर हम विकल्प बन गए होते बेहतर, तो जनता जो वोट डालने नहीं गई वो हमारे फेवर में होती। ये हो सकता है, मनोबल कम कहीं से नहीं हुआ है। और जहां तक विपक्ष में होने की बात है, वोट शेयर भी घट गया ना सुधा जी, आप लोग का वोट शेयर भी तो घट गया। उन मुद्दों की बात अगर मैं कहूँ, मैं तो उसी दिन से पूछ रही हूँ कि जब हमने सुना था कि होली आने वाली है, ये लोग जीत गए हैं, मैं तो तब से पूछ रही हूँ कि जो वादे थे वो कब पूरे हो रहे हैं। कहीं ये ना हो मारे गए गुलफाम की तरह जो उसके पहले घोषणा पत्र में था, जो कुछ नहीं पूरा हुआ, इस बार के भी घोषणा पत्र में वही हो जाए कि जो दिखाई पड़ रहा है वो कुछ नहीं हो रहा है। अभी 14 दिन के अंदर किसानों के गन्ना भुगतान की बात थी। मैं तो क्या मैं एक तस्वीर जो देख पा रहा हूं, इस पर आप सहमति जताइए। मैं तस्वीरें देख रहा हूं कि सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का मोर्चा होगा और सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी का मोर्चा, ऐसा दिखेगा? बिल्कुल नहीं, सदन के अंदर और बाहर और जनता के बीच में हम अंदर कहाँ से होगा? अंदर तो दो ही लोग आप लोग हैं, कितना बोल पाएंगे बेचारे वो? है ना, कहाँ 273 में दो लोगों की आवाज तो दब जाएगी ना सुधा जी। गौरी शंकर जी, बोलने के लिए सिर्फ एक का होना काफी है, उसके लिए दो की जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं, इस तस्वीर जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इस पर अपनी सहमति दें या ना दें, आपकी मर्जी है। क्या मैं मान के चलूं कि बीजेपी की सरकार, योगी सरकार 2 चलेगी, सदन में कई मुद्दों पर खूब बहस होगी, तो सदन के अंदर जो मोर्चा है समाजवादी पार्टी के हाथों में, सड़क पर भी समाजवादी पार्टी, उसके साथ कांग्रेस पार्टी चलेगी, ये सही है? कांग्रेस पार्टी चलेगी साथ में? साथ में चलना नहीं चलना हमारे जो अपने विचार हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे संकल्प तो समाजवादी चलिए, मतलब अपना रहेगा, आप लोगों का अपना रहेगा खुद, है ना? बिल्कुल अपना ही रहेगा। और हमें ये हैं इतने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पास, ठीक है, ये रख लेंगे। हर मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे ही बेचारे सब हताश होंगे, कुछ हुआ तो है नहीं। ये बात आप तब न कह रहे होते अगर हम उस जीते होते। होता क्या है ना, हार के साथ तब क्यों पूछता? तब तो नहीं पूछता, तब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। डॉक्टर रमेश ठाकुर, मैंने कहा था कि हम मानते हैं कि हमारी जनादेश हमें नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि मनोबल हमारा आपका वोट शेयर भी घट गया है सुधा जी, आपका वोट शेयर भी घटा, इसलिए मैं चिंतित हो रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं इसीलिए बार-बार सवाल पूछ रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश ठाकुर आ रहे हैं डॉक्टर सुधा आपके पास, थोड़ी देर में मैं आऊंगा। 1 सेकंड मुझे चाहिए, अच्छा बोलिए। अभी आपने देखा स्क्रीन पे जो 2 लोग बोल रहे थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। जनता जिस दिन ये समझ जाएगी कि राजनीति उकसाने की नहीं होती है, जनता अपने वोट को कहाँ बदलना वो समझ जाएगी। अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि चिल्ला के अपनी बात को सच कर देना, धर्म के नाम पे दूसरों को, मतलब रामचंद्र जी किसके हैं, ये कौन कर सकता है इसका बंटवारा? देश में किसके हैं किसके नहीं, ये कौन कर सकता है? भाजपा इसका बंटवारा नहीं कर रही है, विपक्ष इसका बंटवारा कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए देखिए जो इन विषयों पर सवाल उठाएगा भाजपा जवाब देगी। हमारी आपकी यहाँ ड्यूटी, हमारी सुधा जी, हमारी और आपकी ड्यूटी अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की है। अगर आपको हमारी बातों से दिक्कत है तो आप मत सुनिए, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आपकी बात से दिक्कत नहीं है, मैं बस वो एस्पेक्ट दिखाना आपको चाह रही हूँ कि हमेशा उकसा के किसी एक बात को लेकर किसी को दबा के राजनीति नहीं। सुधा जी, चुनाव में आप लोगों ने एस्पेक्ट दिखाया था ना, प्रियंका जी तो आके यहाँ बहुत शोर मचाई थी ना, खूब आप लोगों ने सोशल मीडिया जमीनों पर उतरकर काफी देखा था ना, जनता ने देख लिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत लंबे वक्त आपको झेला है, इस देश ने आपको बहुत लंबे वक्त झेला है, और विश्वास मानिए इस समय वेंटिलेटर पे आपको पहुंचा दिया है इस जनता ने, और आगे का भविष्य बहुत बेकार होने वाला है। इसलिए आत्ममंथन और विश्लेषण कीजिए, दूसरों पर पत्थर बाद में फेंकिए, पहले अपने घर में विश्लेषण और आत्ममंथन कीजिए। बहन, आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि आप जनतंत्र में क्या भरोसा नहीं करती? आप जनता को क्या मूर्ख मानती हैं? आप ये मानती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो वोट दिए हैं, क्या जनता पागल है? क्या जनता ने 5 साल उत्तर प्रदेश में नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। अगर वोट दिए हैं, अगर भाजपा को जिताया है तो हमने विकास किया है, जनता हमसे संतुष्ट है। ये बड़ा सवाल है, जनता हमसे संतुष्ट है, ये बड़ा सवाल है। देखिए मैं भी इसमें कहना चाहता हूँ डॉक्टर सुधा, सुनिए डॉक्टर सुधा, मैं भी इस बात में अगर जनता ने मैंडेट दिया है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, उसका अधिकार ये नहीं पूछने का है कि बीजेपी कैसे जीत गई, बीजेपी की सरकार कैसे बन गई। आप लोग के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है नहीं कर रही है, इस पर आप लोग नजर रख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, डॉक्टर रमेश ठाकुर के पास में आ रहा हूं। डॉक्टर रमेश ठाकुर, आवाज आ रही है सर? आपसे तो बात ही नहीं हो पा रही। हाँ चलिए, ये एक सवाल मेरे ध्यान में चल रहा था सर, सोशल इंजीनियरिंग, जाति पर फोकस, मंत्रिमंडल कैसा है? क्या सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से है या जाति को देख करके दिया गया है? चुनाव में टिकट देने के वक्त भी सभी पार्टियों के साथ भी यही था।
मैं समझना चाह रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार से कि भारतीय राजनीति का समीकरण क्या पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है, यू टर्न ने ले लिया है कि अब जाति के बिना काम नहीं चलेगा, इसको एक नाम दे दो सोशल इंजीनियरिंग, ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। बताइए जरा डॉक्टर रमेश। नहीं, बिल्कुल आपने गौरी भाई बिल्कुल सही कहा, लेकिन 2017 के चुनाव में अगर जाएं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जब आई थी दमखम के साथ में, तो उस समय ये चीजें टूटती हुई नजर आई थी कि जाति का समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और सारे का सारा जितनी भी जाति है सबका वोट इनको मिला था। कमोबेश इस बार भी वैसा ही हुआ है। अगर दूसरी पार्टियों को आप देखो, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई या दूसरी पार्टी, उन्होंने जाति प्रथा में बांधने की कोशिश तो जरूर करी जनता को, लेकिन अंततोगत्वा जनता ने बिल्कुल उस बात को नकारा नहीं है। तो सोशल इंजीनियरिंग जो का एक गणित होता है वो पार्टियां अपने अपने हिसाब से फायदे नुकसान के लिए वो अंकित करती हैं। और लेकिन अभी डॉक्टर सुधा जिस तरीके से बात कर रही थी, ये बहुत पॉजिटिव चीजें उन्होंने बताई हैं। मुझे लग रहा हर एक नेता के भीतर ये चीजें होना चाहिए। बेशक आप हार गए हो, जनता का समर्थन आपके पास नहीं है जनाब, आपका साथ आपका नहीं दिया रे बावजूद भी आप जनता के साथ खड़े हो, उनके सुख दुख में खड़े हो, और जो सरकार बनी है जिनको समर्थन मिला है, जिनके पक्ष में जनादेश है, उन पे नजर बनाने के लिए आप लोग खड़े हो, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं। मुझे लग रहा है इस तरीके की सारी पार्टियों को करना चाहिए। जावेद भाई हैं और ये तो बहुत पुराने, बहुत सीनियर एक नेता रहे हैं, ये तो हर चीज को समझते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इतना बड़ा प्रचंड आपको बहुमत दी है, तो जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। आप किसी पार्टी या किसी, अगर आपको लगता है कोई गलत विरोध आपके प्रति कर रहा है, आपकी नीतियों के प्रति कर रहा है, तो आप उनको दरकिनार करो, आप जनता के हित में काम करो। और आपको, क्योंकि चुनौतियां अब आपके साथ में शुरू होती हैं, क्योंकि दो तत्कालिक और जो मुद्दे हैं जिनको आपको पूरा करना है, 14 दिन में गन्ना भुगतान, और 10 तारीख के बाद में आप लोगों ने कहा था कि जैसे 10 चुनाव तारीख के बाद में हम लोग को जो सांड वगैरह जो घूम रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, उससे हम लोग निजात दिलाएंगे। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं, अगर ये पूरा हो गया तो मुझे लग रहा है क्या जावेद अहमद जी, क्या आपके पास क्या प्लानिंग है इस पर कि सरकार काम करे? कुछ प्लानिंग है या ऐसे ही बस शोर मचाओगे और काम हो जाएगा? नहीं, देखिए गौरी भाई, अभी आदरणीय रमेश जी ने जो बात कही है, मैं 100% सहमत हूँ। जनता का जनादेश अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है, सत्ता का संचालन उनके हाथ में है, तो उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए तो योजनाएं उनको बनानी है। सरकार अगर हमसे सुझाव मांगेगी तो हम सुझाव देंगे, बाहर भी, और सुझाव हम सदन के अंदर भी देंगे। लेकिन जहां पर सरकार गलतियां करेगी, हमको तो जनता ने निगरानी के लिए बैठाला है ना, हमको विपक्ष की भूमिका इसलिए दी है कि हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। हम हल्ला मचाने वाली ब्रिगेड नहीं है कि चारों तरफ से एक सी आवाज आए, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जो दूसरे राजनीतिक दल करते हैं। हमारा उस पर विश्वास नहीं है। रमेश, भेड़िया आया कौन बोलेगा जावेद अहमद जी? ये तो आप जानते कौन बोलेगा भाई, कौन लोग बोलते हैं। अब आज वो दिन भी नहीं है एक सार्थक चर्चा हो जाए। नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कह रही कि भेड़िया है, भेड़िया है? 273 विधायकों का समर्थन है भाई साहब, आप लोग मैंडेट पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? अब इस सरकार को अपनी योजनाओं के साथ सदन में आने दीजिए, कैबिनेट में इनको प्रस्ताव लाने दीजिए, हम उसकी समीक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे। ये जनता, मंत्रिमंडल ठीक लगा आपको जावेद जी? मंत्रिमंडल ठीक लगा ना? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल पर अभी कोई बात कहना आज के दिन तो बिल्कुल उचित नहीं है। मैं इस तरीके की टिप्पणी में विश्वास भी नहीं रखता हूं। मैं जानता बहुत से मंत्रियों को हूं, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, लेकिन आज वो दिन नहीं है। अगर कहने को कहा जाएगा तो अभी हमारी बहन अल्पना जी हमारे ऊपर दकियानूसी होने का आरोप लगा देंगी। जो खुद पाखंडी हैं वो दूसरे को दकियानूसी समझते हैं। आज वो दिन नहीं है। आज तो आप भी कहा होते हैं मुझे पाखंडी होने का सर्टिफिकेट देने वाले, अपने गलेबान में झांकिए। जब इनकी सरकार थी 5 सालों में सबसे ज्यादा दंगा इनके कार्यकाल में हुआ। 2012 में 227 दंगे हुए, 2013 में 247 दंगे हुए, 2015 में 219 दंगे हुए। आपने उत्तर प्रदेश को जला डाला। जाति के नाम पर आप बांटते हैं, धर्म के नाम पर आप बांटते हैं। बोलिए जय श्री राम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए भारत माता की जय, क्यों नहीं बोलते? आइए राम मंदिर में आइए। अभी
बहुत बड़ी रामायण मंदिर के लिए भूमि दान की है, आप भी दीजिए, आपका स्वागत है। आइए भाजपा में ज्वाइन कीजिए, आपके परिवार के बहुत लोग भाजपा में आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, आपका भी स्वागत है जावेद जी। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, हम तोड़ने की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति में विश्वास करते हैं। हम अपने से बड़ों को संस्कार देते हैं, उनके संस्कारों के अंदर चलते हैं। हम चचा को कुर्सी नहीं, हम उस परिवार से नहीं है कि हम चचा को कुर्सी ना दें, हम उस परिवार से नहीं है कि जहां पिता और चचा की इज्जत भूल जाएं। भाजपा एक संस्कारवान पार्टी है। अच्छा चलिए एक मिनट सोचती है जावेद, देश में विकास हो रहा है। जावेद अहमद जी, प्रदेश की जनता ने एक मिनट जावेद अहमद जी सुनिए तो एक बात जो है बड़ा तेजी से लोगों के बीच में फैली एक बात कि शिवपाल यादव का श्राप लग गया अखिलेश यादव को। ये सच है, ये बिल्कुल सच है गौरी शंकर जी। शास्त्रों में लिखा है आप लोग जो व्यक्ति अपने पिता को सम्मान नहीं दे सकता वो दुनिया में किसी को सम्मान नहीं दे सकता। मैं सर वो वीडियो देखा था कि कितने बेचारे लाचार। शिवपाल यादव देखिए बहुत बड़े नेता हैं, जमीनी नेता हैं, और शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से अलग रखने का मतलब ही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है, उनकी अलग पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से उनकी लाचारी दिखी उस बस में, है ना, कि वो मतलब बैठने के लिए सीट नहीं था, जिस लाचारी से वो अखिलेश यादव को देख रहे थे, उसके बाद आप लोग को जब सत्ता प्राप्त नहीं हुई तो लोगों ने ठीक है मजाक के ही लहजे से, लेकिन लोगों ने कहा कि शिवपाल यादव का ना श्राप लग गया आप लोगों को, जो है ना, उनको चेयर देना चाहिए था। चलिए सर इसको सीरियस मत लीजिए। चलिए ठीक है हटाइए, मैं सुधा जी के पास आ रहा हूँ, सुधा जी के पास में आ रहा हूँ। ठीक है सर, समय खत्म है। गौरी शंकर जी, आपने अखिलेश जी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो अभद्र तरीके से पुलिस वालों से बात कर रहे थे। देखिए जनता जानती है उस तरह से जब ये लोग सरकार में रहे अभद्रता देखिए बीजेपी अभद्रता तो बीजेपी के कई विधायकों और मंत्रियों में देखी जाती है। रहने दीजिए, उसमें सभी का पोल खुल जाएगा। अभद्रता तो मैंने बीजेपी के कई विधायकों के अंदर देखी, मंत्रियों में देखी, जो ना तो अच्छे से बात करते हैं ना अच्छे से आपकी बात को सुनते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास आ रहे हैं जावेद जी, आ रहे हैं जावेद जी। एक मिनट जावेद अहमद जी रुकिए भाई साहब रुकिए, समझ में बात नहीं आएगी और समय खत्म हो रहा है, इसलिए कभी बात करने की हैसियत नहीं है। एक मिनट अल्पना, डॉक्टर सुधा सुन पा रही हैं? एक मिनट अल्पना, एक मिनट कृपया शांत रहें, समय खत्म हो रहा है, कृपया शांत रहें। कम से कम एक सवाल मैं पूछ लूं। जावेद अहमद खान जी रुकिए, एक मिनट भाई साहब रुकिए, तो मैं डॉक्टर सुधा के पास आ रहा हूं। सुधा जी अब बताइए, राहुल गांधी कहां रहते हैं पता नहीं चलता, प्रियंका गांधी आजकल दिल्ली में ज्यादातर रहती है, ठीक है इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, दिल्ली में उन लोगों का घर है तो कहां रहेंगे। मुझे एक बात आश्वस्त कीजिए आप नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की होने के नाते, कि क्या कांग्रेस पार्टी क्या इसी तरह से वहां पर राजनीति करेगी कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो प्रियंका गांधी दौड़ करके दिल्ली से लखनऊ और अलग अलग शहरों में जाकर के मुद्दे उठाएंगी, राहुल गांधी को बीच बीच में बुलाया जाएगा, या फिर कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का वहां पर उभारने की कोशिश होगी? एक बड़ा नेता चाहिए वहां पर जो कांग्रेस पार्टी जिस पर भरोसा कर सके, जिसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके, जिसको आगे बढ़ा सके और जनता से वो कनेक्टेड लोगों के साथ हो जाए। जितने भी प्रयोग सब फेल हो गए, कुछ नया सोच रही है कांग्रेस? डॉक्टर सुधा बताइए। जी बिल्कुल, जहां तक संगठन की बात है, बिल्कुल इस चीज की जरूरत है कि जो कोई साथ में वहां पे हो, जिससे कि जो मनोबल है जनता का और जो संगठन के लोग हैं उनका जो मनोबल नहीं ऐसे समझ, एक मिनट डॉक्टर सुधा, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। प्रियंका गांधी के बाद कौन है नेता कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में, इसका जवाब? कुछ चीजें गौरशंकर जी होती हैं जिसके लिए हम अथेंटिक नहीं होते कि हम उस बात को कहें, लेकिन संगठन में इन चीजों को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो आत्मंथन चल रहा है, बिल्कुल सबको जरूरत है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश में रह के उन चीजों को, क्योंकि जो हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर पे हैं, प्रियंका जी हो गई, राहुल जी हो गए, तो प्रदेश में भी हमें वो जरूरत है चेहरे की जिसके साथ पूरे प्रदेश के लोगों को, जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो साथ में जुड़ के लगातार 24 घंटे जनता के साथ जुड़ाव अपना महसूस कर पाए, साथ में रह पाए। और इसके लिए बिल्कुल कोई ना कोई कार्य योजना जरूर जल्दी ही आएगी हमारे पास,
और हम बिल्कुल उसी जिस तरह से आपने देखा कोरोना के समय से पहले से लेकर प्रियंका जी ने अपना ज्यादातर समय काम नहीं आया ना, लेकिन काम नहीं आया ना डॉक्टर सुधा, उत्तर इसलिए मैं प्रदेश कह रहा हूँ। में देखिए इसमें मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि हर पार्टी अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग नेता हैं जो काफी इफेक्टिव है, काफी इम्पैक्टफुल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है ना, बीजेपी के सबसे है ना ब्रांड कह सकते हैं, वो नेता उनके पास है, वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं, तो भरोसा है ना, बीजेपी ने भरोसा किया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव उनके पास हैं, भले क्षेत्रीय पार्टी की बात है लेकिन है तो अखिलेश यादव। बीएसपी की बात करें तो मायावती है ना, मायावती तो कर ही रही है, ठीक है, अलग बात है कि इस बार जीत नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कौन नेता है इस तरह का? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लग रहा है नया नेता बनाने की जरूरत है आप लोग को वहां पर। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हम पिछले वर्षों में जो सरकार में न होने का जो खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज के समय में लोग इंतजार करके सरकार बनने का इंतजार नहीं करते। जो स्वार्थ लिप्सा है, लोगों के आगे बढ़ने की जो लिप्सा है, सरकार में होने की लिप्सा है, इससे आपने देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के बहुत ही गहरे मतलब कई वर्षों से साथ में थे, लेकिन वही कहते हैं ना कि अपने संगठन में कार्य न करके सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने पार्टी को बदल दिया। अब पार्टी को चलिए आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति आपका नहीं है इसीलिए वो छोड़ के जा रहा है, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं ना कहीं दिख गया। तो ऐसे लोगों पे अगर हम विश्वास करते तो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ पाती। चलिए ठीक है, समय खत्म हो रहा है। एक आध सवाल में जरूर पूछता डॉक्टर रमेश ठाकुर से, थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत आई तो सवाल कुछ कम हो गए, लेकिन आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने वक्त निकाला। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। मैं